ओके। या हेलो एवरीवन। तो आज हमें क्या पढ़ना है? देखो, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं ना। क्लास 10th की ज्योग्राफी का अपना चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में। पहले रिकैप करा देते हैं ना कि क्या क्या हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से अभी तक, क्योंकि आज तो लास्ट वीडियो ये वाला। इसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था रिसोर्स का, जिसमें हमने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एक्सेट्रा चीजें देखी थी। उसके बाद रिसोर्सेज का क्या क्या डेवलपमेंट है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर अर्थ समिट के बारे में, देन एजेंडा 21। फिर उसके बाद जो वीडियो आई थी उसमें हमने रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा था, है ना। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग के बाद हमने रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया देखा, कई तरह के कंजर्वेशन मेजर्स देखे, कैसे कैसे बचाना है। उसके बाद ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको भी डिस्कस किया था हमने। लास्ट वीडियो में हमने लैंड रिसोर्सेज और लैंड यूटिलाइजेशन अच्छे से समझा था, जिसमें इस डायग्राम को क्लियरली मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। फिर इंडिया में क्या लैंड यूज पैटर्न है ये भी समझाया था इस डायग्राम के थ्रू, और इस पर क्वेश्चन भी है ना, तो इसको स्टार मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी था जो मैंने बोला था कल, मतलब पहले, इससे पहले वाली वीडियो में, कि उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। आज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। इसको भी कल डिस्कस कर लिया था, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर को। सॉइल एज अ रिसोर्स, देखो लैंड और सॉइल, लैंड मास और सॉइल में डिफरेंस होता है ना। लैंड मास एंड सॉइल में डिफरेंस होता है हमारा। हमारा जो लैंड मास वाला जो हिस्सा है हमारा, वो हम एग्रीगेट को कहते हैं, क्रस्टल पोर्शन को, लिथोस्फीयर को। और सॉइल जो है हमारा, इस लिथोस्फीयर के ऊपर जो सबसे टॉप पर जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है ना, बहुत फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसी पार्टिकल्स को हम लोग सॉइल कहते हैं। लैंड के एकदम लिथोस्फीयर के टॉप मोस्ट लेयर पे होता है। जैसे यहाँ देख लो, टॉप सॉइल है। सॉइल प्रोफाइल है बेसिकली ये पूरा जो आप देख सकते हैं ना। यहाँ पे देखोगे सबसे नीचे तो बेड रॉक है। बेड रॉक मतलब मोटा 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 चट्टान। और ये अनवेदर्ड है। अब वेदर्ड अनवेदर्ड क्या होता है उसको समझते हैं। ये आपका बड़ा सा रॉक है, ठीक है। अब ये रॉक का जो, मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, वो किसी भी फैक्टर से, चाहे आपने तोड़ दिया, ह्यूमन फैक्टर, या फिर बारिश की वजह से वो घुल गया, या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा पत्थर आके इस पे टकराया और उसके वजह से टूट गया। तो अब ये टूटकर अलग हो गया, तो ये कुछ इस तरह से अलग हो गया, ठीक। अब फिर फर्दर ये और टूटेगा, और टूटेगा, और टूटेगा। तो इस टूटना, ये जो वर्ड है ना टूटना, तो टूटने को हम कहते हैं वेदरिंग होना। क्या कहते हैं हम लोग? वेदरिंग होना, ठीक है। और जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल जो है टूटा हुआ, उसको कहते हैं वेदर्ड, ठीक। तो प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेदरिंग। और ये जो रॉक्स जो टूटा, तो इस टूटे हुए रॉक्स को क्या कहेंगे? वेदर्ड रॉक मटेरियल। इतना बात समझ में आया? अब जब ये पहले अपने नॉर्मल स्टेट में था ना, तो ये मतलब जब टूटा नहीं था, तो नहीं मतलब अन, और टूटना का अभी हमने क्या पढ़ा? वेदर्ड। तो ये जब नहीं टूटा था, यानी जब ये अनवेदर्ड था, तब वाला ये हिस्सा है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। उससे हल्का ऊपर आओगे सॉइल में, तो आपको सबस्ट्रेटम दिखेगा। सबस्ट्रेटम मतलब, सबस्ट्रेटम मतलब ये जो पेरेंट रॉक मटेरियल है ना, यही टूटा हुआ पार्ट आपको दिखेगा। तो देखो इसी स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है। पहले ऐसे रहता है, फिर टूटता है, फिर और टूटेगा, और टूटेगा, धीरे धीरे टूटते टूटते एकदम फाइन पार्टिकल्स छोटे छोटे सॉइल के मिलेंगे। तो देखो, पहले एक एक मतलब समूचा पत्थर है, नहीं टूटा है। उसके बाद सबस्ट्रेटम में हल्का हल्का टूटा, फिर सब सॉइल में जाओगे तो और टूटेगा, है ना। वेदर्ड, अभी भी देखो वेदर्ड लिखा हुआ है ना, रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले, तो अभी भी टूटा हुआ है।
और ऊपर जाओगे तो टॉप सॉइल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखो, तो सॉइल प्रोफाइल आपको यहाँ पे सबसे नीचे में अनवेदर्ड वाला पेरेंट बेडरॉक। अब उसके ऊपर में जैसे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, सबस्ट्रेटम। नाम एकदम नोट कर लो, ठीक है। उसके ऊपर में जाओगे तो आपको सब सॉइल मिलेगा। क्या मिलेगा, सब सॉइल। और सब सॉइल के ऊपर में जाओगे तब मिलेगा टॉप सॉइल। तो यहाँ तक एकदम वेदरिंग वेदरिंग, फिर उसके बाद से बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स एकदम टूटा हुआ, ठीक है। अब देखो, आपको ये वाला पोर्शन ग्रीन नजर आ रहा है। पता है ग्रीन क्यों नजर आ रहा है? वो पोर्शन ग्रीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, यही सपोर्ट करता है हमारे जितने भी एग्रीकल्चर हैं, जितने भी प्लांटेशन है, सब सबको यही सपोर्ट करता है। इसी वाले में खेती बाड़ी होती है हमारी, ठीक है, टॉप सॉइल में। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं अ, अ, एक टर्म है, ठीक है, वेजिटेटिव लेयर। वेजिटेटिव लेयर मतलब यहाँ पे फसल उगाया जा सकता है, ठीक, टॉप सॉइल। और देखो जब पानी उनी सॉइल इरोजन होगा ना, तो तब भी हम यही पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन में हमारा यही वाला पोर्शन जो है टॉप सॉइल वाला, यही बह जाता है, यानी वेजिटेटिव लेयर ही हमारा बह जाता है, ठीक। चलो, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सब कुछ अच्छे से। सब अपने कॉपी में सॉइल प्रोफाइल तो याद से एकदम बना ही लेना है, क्योंकि सॉइल प्रोफाइल जो है ना, सॉइल प्रोफाइल आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या क्या कह रहा है इसमें उसको हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सॉइल हमारा एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ना। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है कि ऐसा रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जिसे हमें नेचर ने दिया है, ठीक है। और ये एक ऐसा रिसोर्स है ना कि जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। तो नेचर ने प्रोवाइड किया है, तो नेचुरल, और बार बार इसको रिन्यू कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्स। अच्छा एक चीज याद रखो, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जहाँ बोलेगा ना, तो एक चीज को याद रखना, रिन्यूएबल मतलब क्या है कि जो कोई भी सामान है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए। ओरिजिनल स्टेट में मतलब ओरिजिनल रूप में वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल। और जिसका फॉर्म चेंज हो जाए, फॉर्म चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रिसाइक्लेबल। दोनों डिफरेंस को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप मिट्टी का फॉर्म चेंज नहीं कर सकते ना, मिट्टी तो हमेशा मिट्टी ही रहेगा, है ना। तो मिट्टी जो है वो आपका रिन्यूएबल कहलाएगा। जैसे आपने रॉक साइकिल पढ़ा होगा कि पहले इग्नियस रॉक है, देन आपके पास सेडिमेंट्री रॉक है, देन आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है वो किससे बना है, सेडिमेंट से बना है। और ये जो सेडिमेंट्स है, ये सेडिमेंट्स कैसा सेडिमेंट्स है, तो जो छोटे छोटे मिट्टी है, पत्थर है ना, मिट्टी पत्थर कंकड़, यही सब तो मिलकर बनाया है ना सेडिमेंट्री रॉक। अब यही सेडिमेंट्री रॉक देखो, सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है ना अर्थ का, इग्नियस होता है, फिर सेडिमेंट्री आता है, फिर आपका आता है मेटामॉर्फिक। तो यही सेडिमेंट्री नीचे जाएगा, मेटामॉर्फिक बनेगा। मेटामॉर्फिक मतलब कहने का सर कि कोई भी रॉक, कोई सा भी रॉक हो जिस पर काफी ज्यादा हीट पड़ रहा है और काफी ज्यादा उस पर प्रेशर लग रहा है,
है ना। तो सबसे नीचे वाले मिट्टी पे सॉरी सबसे नीचे वाले रॉक्स पे ज्यादा प्रेशर, ऊपर से नीचे मैग्मा का हीट भी है तो ज्यादा हीट ज्यादा प्रेशर, तो वैसे रॉक को हम कहेंगे क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है यही फिर लावा के फॉर्म में ये जमीन के ऊपर आएगा, और जमीन के ऊपर आएगा तो यही हमारा बनाएगा इग्नियस रॉक, यानी कि ये पहला वाला लेयर। तो कहीं ना कहीं देखो साइकिल ऐसे ही घूम रहा है ना, यही इग्नियस फिर टूटेगा, टूट के मिट्टी कंकड़ पत्थर बनेगा, यानी कि सेडिमेंट्स बनेगा, और यही सेडिमेंट्स फिर सेडिमेंट्री बनाएगा। तो इस तरह से बार बार मिट्टी जो है अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है ना। बार बार मिट्टी बन रहा है, मिट्टी से पत्थर बनेगा, सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक, अब फिर वही सेडिमेंट्री रॉक फिर से मिट्टी बन जाएगा टूट टूट के। तो क्या हो गया कि मिट्टी वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे रिन्यूएबल। लेकिन आप देखो प्लास्टिक का कई सारा सामान होता है, और कई सारा कबाड़ी आपके घर से निकलेगा, कचरा निकलेगा, है ना। इसको क्या किया जाता है, इसको अलग फॉर्म देकर, जैसे आपने सुना होगा जीन्स जो है ना, जीन्स, आप जो जीन्स पहनते हैं, तो अब ये जीन्स जो है ऐसी टेक्नोलॉजी हो चुकी है हमारे पास कि जो प्लास्टिक वेस्ट हमारे पास बचता था ना, उस प्लास्टिक वेस्ट से भी अब जीन्स बनने लगा। तो प्लास्टिक का फॉर्म चेंज हो गया है ना। पहले वो प्लास्टिक का बॉटल था या जो भी था सामान प्लास्टिक का, अब उसका जीन्स बन गया, तो फॉर्म चेंज हो गया। तो हम इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिसाइकलेबल। ठीक। तो जब अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए तो रिन्यूएबल, जब अपने ओरिजिनल स्टेट पे ना आए, फॉर्म चेंज हो जाए, तो हम उसको कहेंगे रिसाइकलेबल। आई होप ये दो बात आपको माइंड में रहेगी। तो यहाँ पे सॉइल के बारे में क्या कह रहा है कि सॉइल जो है ना आपका, सॉइल आपका एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स समझ में आ गया होगा ना। अब क्या कह रहा है, और एक मिनट मैं इसको सबको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। चलिए आगे क्या कह रहा है, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। जैसा कि मैंने आपको बोला ये टॉप मोस्ट लेयर है ना। तो टॉप मोस्ट लेयर में प्लांट सपोर्ट करेगा, यानी कि हमारा वेजिटेटिव लेयर होगा, वहां पे प्लांट्स ग्रो करेंगे, है ना। और कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं मिट्टी में, आपको पता ही होगा। सॉइल एक तरह का लिविंग सिस्टम है ना। अब इसको डिफाइन करते हैं लिविंग सिस्टम। देखो कोई भी चीज जिंदा है ये हमें कैसे पता चलता है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ब्रीदिंग होता होगा। अगर हम माइक्रो लेवल पे चल जाएं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। जैसे वायरस वगैरह हो गया तो रिप्रोड्यूस करता है। और क्या क्या है, और है ग्रोथ हमारा। प्लांट को देखो, प्लांट मूव नहीं करता है लेकिन ग्रो तो करता है ना, लिविंग सिस्टम। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो चीजें फॉर्मेशन कर रही हैं खुद का, उसको हम लिविंग सिस्टम कह रहे हैं। जो इन चीजों को सपोर्ट कर रही हैं उनको हम लिविंग सिस्टम कह रहे हैं। तो आप देखो हमारा जो सॉइल है वो भी बनने में काफी वक्त लेता है, यानी कि ये बनता है, इसकी फॉर्मेशन होती है, इसमें कई तरह के लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, है ना। इसलिए हम सॉइल को क्या कहेंगे कि सॉइल हमारा एक लिविंग सिस्टम है। अच्छा फॉर्मेशन कैसे होता है बनने का सॉइल, इसको मैंने आपको डिस्कस तो किया ही है। सेम बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पेरेंट रॉक जो है ना, क्लाइमेट जो है, वेजिटेशन जो है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं सॉइल बनने के। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि सॉइल बनने के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सॉइल बनने के फैक्टर्स हैं आपका रिलीफ। रिलीफ मतलब जो आपका जमीन है वो प्लेन लैंड है, वो हिल्स वाला एरिया है, वो प्लेटू है, किस तरह का एरिया है। ठीक है। तो पहला हो गया आपका रिलीफ। क्या हो गया पहला आपका, रिलीफ। नाउ रिलीफ के बाद सेकेंड फैक्टर क्या लिखा हुआ है, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया, है ना। उसके बाद है क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट, क्लाइमेट का भी असर पड़ता है।
जैसे आप रेन वाटर देखोगे तो मान लो कि पहाड़ है, ये चट्टान है ना पहाड़। अब बारिश लगातार इस पे हो रही है तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे का जो हिस्सा है ना पहाड़ का, जहाँ पे पानी रेगुलर आ रहा है, उस पे काई जमना शुरू हो जाएगा, है ना। काई जमेगा और जमते जमते ये पूरा पोर्शन क्या है, पानी से एकदम लूज हो जाएगा और लूज होके अचानक से ये स्लाइड कर जाएगा, जिसको हम लैंड स्लाइड कहते हैं, है ना। आपने देखा ही होगा कि कई जगह पे जहाँ पे बारिश ज्यादा होता है तो आप देखेंगे कि वहां पे काई जमना शुरू हो जाता है ना। और उसके बाद से क्या होता है कि धीरे धीरे अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर लूज हो जाता है आपका और फिर टूट कर अलग हो जाता है, स्लाइड कर जाता है। तो ये भी आपका क्लाइमेट भी एक फैक्टर हो गया। इवन कई जगह पे स्नो के वजह से, स्नो के फ्रीजिंग के वजह से भी ऐसा होता है। देन वेजिटेशन की बात करें हम, तो वेजिटेशन भी हमारा एक फैक्टर है। देन अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, टाइम भी क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि एक सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए भी करोड़ों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, है ना। करोड़ तो ज्यादा हो गया, लाखों साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में भी। तो यानी कि इतना वक्त लग रहा है हमारे सॉइल को बनने में और इतने सारे फैक्टर्स हैं हमारे सॉइल के बनने के पीछे। तो इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर में किसी तरह से चेंज होगा तब भी वो हमारे सॉइल को अफेक्ट करेगा। अगर वहां पे वाटर का फ्लो होगा वो भी हमारे सॉइल को अफेक्ट करेगा। विंड का फ्लो, ग्लेशियर्स फ्लो, इवन अगर डिकम्पोजर्स भी है ना तो वो भी हमारे सॉइल के नेचर को अफेक्ट करेगा। जैसे डिकम्पोजर क्या करता है, डिकम्पोजर आपके सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। डिकम्पोजर आपके सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, यानी सॉइल का नेचर हो गया ना ये, तो डिकम्पोजर भी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स देख लिए बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्या क्या फैक्टर्स है। तो कुछ चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस, और कुछ हमारा फिजिकल चेंजेस होता है जो कि हमें हमारे सॉइल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल दोनों जरूरी है चेंजेस ना। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, लिविंग मैटर, और इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे ह्यूमस, ठीक है। और इनऑर्गेनिक भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे अलग अलग केमिकल्स आपके हो गए, है ना, फास्फोरस, पोटाशियम, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात की है कि क्लासिफिकेशन हमारे सॉइल का किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। एलुवियल के बाद आपको ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल आपके रिवर्स से एसोसिएटेड है, जहां जहां आपको रिवर्स दिखेगा तो वहां पे आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। ब्लैक सॉइल आपका वोल्केनो से रिलेटेड है, वोल्केनो से, वोल्केनिक, एक मिनट, वोल्केनिक इरप्शन ही सही रहेगा, वोल्केनिक इरप्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड है। जहां जहां पे वोल्केनो फूटता हुआ दिखेगा तो मैक्सिमम जगह पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सॉइल टाइप है वो है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल आपको वहां पे देखने को मिलेगा जहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट प्रेजेंट होगा एंड वाटर का, ऑक्सीजन एंड वाटर। उसके बाद से लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगा आपको। लैटराइट सॉइल कहाँ पे होगा, तो लैटराइट सॉइल वहां होगा जहाँ पे आपका रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा तभी लीचिंग होगी। देन आपको एरिड सॉइल्स देखने को मिलेगा। एरिड सॉइल होगी आपका नंबर 5। एरिड सॉइल आपको वहां पे देखने को मिलेगा जहाँ पे रेनफॉल काफी कम होगा, ठीक। उसके बाद आपका आएगा फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है आपका, ये आपको माउंटेन वाले एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, माउंटेन वाले एरिया में देखने को मिलेगा। और बस इतने ही कैटेगरी हैं सॉइल के, छः छः पार्ट में हमें पढ़ना है सॉइल को।
और उसके बाद हम लोग सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन मेजर देखेंगे, जिसमें गली इरोजन है। गली इरोजन क्या होता है कि लगातार यहाँ से पानी ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो लगातार पानी फ्लो करने की वजह से मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पे की मिट्टी जो है, मिट्टी या रॉक्स जो भी है वो लूज हो जाता है। जो भी आपका सॉइल है या फिर रॉक है ना, वो क्या होता है वहाँ पे लूज हो जाता है, और लूज होने की वजह से इस तरह का रास्ता बन जाता है, जिसको हम गली इरोजन कहते हैं। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल है, तो चलिए हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में बात करते हैं। पहले आपको मैप देख लेना है एलुवियल सॉइल का, ये आपको याद रखना है कलर। देखिए एलुवियल सॉइल कहाँ का है देखेंगे आप कि यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे अपना अरावली होता है, अरावली माउंटेन, है ना। तो उसके इस वाले तरफ ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड ऑफ अरावली, ईस्टर्न साइड जो है ना अरावली का, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्दर्न प्लेन देखने को मिलेगा, है ना, अलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरफ नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर मॉनसून जब आता है ना, तो रेनफॉल इधर होती है ईस्टर्न साइड में, इधर नहीं हो पाती है। ठीक। उसके बाद गुजरात का ये वाला पार्ट, ये सब ठीक है, कोस्टल वाला। देन हमारा ये जो पार्ट है जहाँ से हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज जाती है, हमारी गंगा इधर से बहती है, यमुना इसके साथ साथ आती है ना, यहाँ से माउंटेन से स्टार्ट होता है। उसके बाद कई सारे हमारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ज्वाइन करते हैं, इधर से ऊपर से ज्वाइन करते हैं। फिर इधर से हमारा ब्रह्मपुत्र बहते हुए आता है। तो देखो जहाँ जहाँ रिवर बह रहा है उन सारे जगह पे आपको कौन सा सॉइल देखने को मिल रहा है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल। इज इट क्लियर? देखो इधर भी जो आपका ईस्टर्न कोस्टल घाट है ना, ईस्टर्न कोस्टल घाट है, वहां भी आपको देखने को क्या मिल रहा है? एलुवियल सॉइल। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में अच्छे से लाइन बाय लाइन समझते हैं। एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड सॉइल है, मतलब मोस्ट ऑफ दी जगह पे फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स से एसोसिएटेड है, जहां भी रिवर्स होगा वहां पे एलुवियल सॉइल होगा। तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, जो कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, वह एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। अब ये एलुवियल सॉइल का मेजर 3 डिपॉजिट सेंटर है, यानी मेजर 3 रिवर है जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है इन सारे एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन में। तो कौन कौन सा है मैंने आपको मैप में दिखाया, एक इंडस, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करते हैं इनके आसपास के एरिया में लाकर। कहाँ से लाते हैं? तो हिमालय से लेकर आते हैं। हिमालय से ये लोग निकलते हैं, इसलिए इनको हिमालयन रिवर कहते हैं। अब ये जो सॉइल है मैंने आपको दिखाया, ये राजस्थान और गुजरात में भी फैला हुआ है ना, और बहुत पतली सी लाइन थी जो मैंने आपको दिखाया ईस्टर्न अरावली में, है ना। उसके बाद से एलुवियल सॉइल को आप देखो तो मैंने आपको ईस्टर्न घाट के तरफ लोकेट किया था, है ना, इस तरह से यहाँ पे दिखाया था, इधर ईस्टर्न घाट की तरफ। तो वहां पे क्या है? वहां पे डेल्टा है। ईस्टर्न घाट की तरफ क्या है? डेल्टा है। डेल्टा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो कौन कौन सी नदी उस तरफ बहती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका डेल्टा है वहां पर। और जहाँ पे डेल्टा होता है वहां पे सॉइल जो है ना, सॉइल ये डिपॉजिट होती है वहां पे जाके, मिट्टी वहां पे डिपॉजिट होती है। जैसे अपना सुंदरबन डेल्टा देख लो, है ना। तो यहाँ भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। अब बात करें कि एलुवियल सॉइल बनता किससे किससे, तो एलुवियल सॉइल में आपको सैंड देखने को मिलेगा, सिल्ट देखने को मिलेगा और क्ले देखने को मिलेगा। तो अब हम समझते हैं बारी बारी। देखो सैंड का मतलब तो पता ही होता है, सिल्ट और क्ले का मतलब बताता हूँ मैं। तो सिल्ट क्या होता है? सिल्ट जो है ना बहुत बहुत बारीक मिट्टी होता है, बहुत पतला मिट्टी होता है। ठीक है, ना तो एकदम ज्यादा और ना ही एकदम चिपचिपा, मतलब नॉर्मल सा। जैसे सिल्ट और क्ले में एक फर्क क्या है कि सिल्ट जो है ना वो स्टिकी नहीं होता है, सिल्ट स्टिकी नहीं होता है,
लेकिन जो क्ले है ये स्टिकी होता है आपका, चिपचिपा होता है। उसके बाद जब आप सिल्ट को देखोगे, सिल्ट को अगर सुखा दो, मतलब पानी उसका निकाल लो, सिल्ट सिल्ट वाले मिट्टी का, मिट्टी है ये याद रखना, ठीक ना, मिट्टी है, सॉइल है। तो अगर सिल्ट का अगर पानी निकाल दो तो ये पाउडर जैसा बन जाएगा। किसके जैसा बन जाएगा? पाउडर के जैसा। और और गीला अगर होगा ना, मतलब सिल्ट को अगर आप गीला करिएगा तो एकदम स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ। ठीक है। जैसे आप पाउडर का एग्जांपल ले लो, पाउडर, आपने पाउडर लगाया होगा, है ना, टैल्कम पाउडर। तो पाउडर क्या होता है, सूखा रहता है तो कैसा एकदम किस फॉर्म में रहता है, नॉर्मल, जानते ही होगे लेकिन अगर इस पे अगर पानी लग जाए तो पानी लगने के बाद कैसा स्मूथ हो जाता है ना, उसी तरह से ये सिल्ट है आपका, बिल्कुल पाउडर की तरह। ठीक। अब इससे फायदा क्या है? फायदा ये है ना कि ये वाली जो मिट्टी है सिल्ट वाली, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब इसमें बहुत अच्छे से फसल उगता है। ठीक। अब दूसरा क्ले है, क्ले। तो क्ले ये भी बारीक होता है, ठीक है, सबसे बारीक एकदम, मतलब सबसे फाइन पार्टिकल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। दोनों फाइन पार्टिकल है, ये दोनों फाइन पार्टिकल है, लेकिन ये स्टिकी नहीं होता है सिल्ट आपका, और क्ले आपका स्टिकी होता है। ठीक है, मतलब स्टिकी मतलब चिपकने वाला। ठीक। अब बात करते हैं कि क्ले कैसा लगता है। जैसे सिल्ट तो हमने देख लिया कि पाउडर है, स्मूथ है। क्ले कैसा लगता है? क्ले चिपकने वाला मिट्टी होता है। जैसे खिलौना वगैरह नहीं बनता है मिट्टी का, तो देखोगे कि जब सूखेगा वो मिट्टी, जैसे बचपन में बनाया होगा ना कई सारा खिलौना मिट्टी का, इस गाड़ी वगैरह बनाया होगा इस तरीके से मिट्टी का। तो सूखने के बाद क्या है कि ये एकदम सख्त हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है ना। और ये सूखने के बाद कैसा फॉर्म में था? पाउडर फॉर्म में। तो यही फर्क है क्ले सिल्ट में। क्ले जो है आपका सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, चिपचिपा होता है। अब ये क्ले मिट्टी कहाँ पे मिलता है? तो डेक्कन प्लेटू में, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और बात करें कि इसका फायदा क्या है, क्ले जो है ना, क्ले का बहुत इंपॉर्टेंट ये फायदा है कि ये आपके न्यूट्रिशंस को संभाल के रखती है। जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सॉइल में, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। सिल्ट नहीं कर पाता उतना, लेकिन सिल्ट स्टिल फर्टाइल है हमारा। क्ले न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा होल्ड करके रखता है। ठीक है। और इससे कई तरह का मिट्टी का बर्तन, काफी सारी चीजें बनती है ना, दिया वगैरह, दिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्ले की मिट्टी का दिया, मटका हो गया, है ना। तो ये सब क्ले का एग्जांपल है। ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा सिल्ट और क्ले में डिफरेंस। तो सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारे एलुवियल सॉइल के पार्ट है। क्या है ये सब? एलुवियल सॉइल का पार्ट है। चलो, ये चीज आपको क्लियर हो गया ना। यहाँ पे टर्म क्या कहा गया है आगे, कि जैसे जैसे हम इनलैंड जाएंगे टुवर्ड्स द रिवर वैलीज। इनलैंड रिवर वैली मतलब देखो, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है। अब ये जो बीच का जो डिप्रेशन वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं वैली। ठीक। अब ये जो वैली है, इसमें से अगर पानी आगे की तरफ बहेगा तो हम इसको कहेंगे रिवर वैली। दो पहाड़ के बीच का ये जो डिप्रेशन वाला एरिया है ना, उसको कहेंगे वैली। अगर इसमें से नदी आगे की तरफ बहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? रिवर वैली। ठीक है। अब ये जो रिवर वैली है, अब ये जो रिवर वैली है, इसमें जैसे आप इनलैंड की तरफ देखो, मतलब यहाँ पे, ठीक है, किनारे पे, वैली के किनारे पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पे आपको बड़े बड़े पार्टिकल्स देखने को मिलेगा। मतलब मतलब ये कि एक पिडमोंट एरिया है। कैसा एरिया है? पिडमोंट। ये एक पिडमोंट एरिया है। पिडमोंट कहने का मतलब जहाँ पे आपका माउंटेन, एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक नहीं दिख रहा होगा clearly। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ।
पिडमॉन्ट वाला एरिया है। पिडमॉन्ट वो एरिया होता है जहाँ पे आपका माउंटेन खत्म होता है, ठीक है, और यहाँ से आपका प्लेन स्टार्ट होता है, फ्लैट जमीन स्टार्ट होता है। तो ये माउंटेन था, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो है आपको मिट्टी जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा दिखेगा। बताओ बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मान लो कि अगर इधर से रिवर हमारे नीचे की तरफ बह रहा है, तो अपने साथ ये जो भी पत्थर को तोड़ कर लेकर आया है वो यहाँ पे आके जम जाएगा, बड़ा बड़ा पत्थर, है ना। पानी आगे की तरफ बह जाएगा, ऐसे पहाड़ है, यहाँ से पानी आ रहा था, ये अपने साथ बड़ा बड़ा पत्थर लेकर आया, यहाँ पे जमा कर दिया, और पानी आगे की तरफ बह गया, ये बड़ा बड़ा पत्थर यहीं पे जमा रह गया, है ना। और छोटा छोटा पत्थर पानी के साथ आगे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इनलैंड वाले एरिया में, इनलैंड वाले पोर्शन में, रिवर वैलीज में आपको सॉइल जो है बड़े बड़े साइज के दिखेंगे। अब जैसे आप धीरे धीरे ब्रेक ऑफ द स्लोप के पास जाते जाएंगे, सॉइल आपको कोर्स देखने को मिलेगा, मतलब वही बड़े साइज वाला। ऐसे वाला जो भी सॉइल होता है ना, पिडमॉन्ट प्लेन्स वाला, वो दुआर्स, चोस और तेरई कहलाता है। क्या कहलाता है? दुआर्स, चोस और तेरई। जैसे शिवालिक वाला एरिया देखो, ठीक है। तो जब आप शिवालिक वाले एरिया के पास जाओगे, शिवालिक आपको पता है ना, हिमालय रेंज, हिमालय रेंज में आपने देखा होगा, लाइक ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, इस तरह से आपने देखा होगा। तो लेसर हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। अब उस शिवालिक से आगे जब पानी आता है ना, तो वो अपने साथ छोटे छोटे कंकर पत्थर लेकर आता है, और बड़े बड़े बोल्डर्स को, जैसे एक ये माउंटेन है, एक ये माउंटेन है, एक ये माउंटेन है, लेसर हिमालय हो गया ये शिवालिक। अब यहाँ से जो नदी निकलेगा ना, वो यहाँ पे आके अपना पत्थर वगैरह जो भी है उसको डिपॉजिट करेगा। अब यहाँ से फिर पानी यहाँ पे इमर्ज होगा। तो इस वाले एरिया में जहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जहाँ पे पानी गायब हो गया, जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, पिडमॉन्ट जोन वाला, तो इसको हम कहते हैं भाभर बेल्ट। अब फिर यहाँ पे पानी रीमर्ज हुआ, इसको कहते हैं तेरई बेल्ट, है ना। तो अब देखो, अ, देखो, दुआर्स, चोज एंड तेरई। सबसे पहले हम देखते हैं कि तेरई नाम, ये जो है तेरई, चोज, दुआर्स, ये जो नाम है ये कैसे नाम पड़ा है? तो ये जो नाम है ये लोकेशन के हिसाब से नाम पड़ा है। जैसे अगर हम बात करें तेरई का, तो तेरई का लोकेशन अगर देखा जाए, तो जो मिट्टी आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो हिमालय वाला फुट हिल्स है ना, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे से माउंटेन का जो ये पार्ट है, हिमालय का जो पार्ट है, ये यहाँ से खत्म होता है, आगे बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पे जो माउंटेन वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको तेरई देखने को मिलेगा। बेसिकली ये सब है क्या? ये सब पिडमॉन्ट प्लेन्स है। पिडमॉन्ट प्लेन्स मतलब जहाँ पे पहाड़ खत्म हो रहा है और मिट्टी वाला एरिया शुरू हो रहा है, ठीक। अब देखो क्या है, जैसे आप तेरई, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे से पानी री इमर्ज होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि शिवालिक पर्वत से पानी नीचे आता है और यहाँ पे अपना बड़ा बड़ा जो पत्थर है उसको जमा करता है, जिसकी वजह से ये बनता है आपका भाबर बेल्ट, जिसके नीचे से पानी होके, नीचे से मतलब यहाँ पे पानी गायब हो जाता है और नीचे से पानी होके आगे री इमर्ज होता है, निकलता है। तो यहाँ पे जो पानी आया ना, ये पानी यहाँ पे कुछ कुछ मिट्टी का पार्टिकल्स जो है पूरा इधर डिपॉजिट करेगा, वही आपका बनेगा नॉर्दर्न प्लेन। तो ये जो यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है ना, इसको तेरई बोलेंगे। कहाँ पे तेरई बोलेंगे? यूके, यूपी और बिहार में। अच्छा, तो दुआर्स कहाँ बोलेंगे? दुआर्स बोलेंगे हम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम और जो भी उस तरफ लाइक भूटान वगैरह है, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। तो उस तरफ से जब पानी आता है माउंटेन गेज से,
तो हम इस वाले पार्ट को, जो वेस्ट बंगाल की तरफ जो हमारा हिमालय वाला पार्ट है, उसके तरफ से जो पानी आ रहा है, तो वहां पे यही तेरई के जैसा जो पिडमोंट प्लेन बन रहा है, पिडमोंट प्लेन बेसिकली जो बन रहा है वहां पे, इस प्लेन को हम कहेंगे डुआर्स। क्यों कहेंगे डुआर्स? देखो समझो, डुआर्स जो नाम है ना, ये बेसिकली डोर्स वर्ड से पड़ा है। जैसे भूटान है ना, भूटान, भूटान के जंगल से रिवर्स बहकर हमारे इंडिया तक आती है। तो चूंकि भूटान एक रास्ता, एक कॉरिडोर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, तो हम उसको डोर्स कहते हैं। और उसी को हम नाम थोड़ा और मॉडिफाई करके दुआर कह रहे हैं। ठीक है, दुआर एक बेसिकली हिंदी वर्ड में है, दुआर दरवाजे को कहते हैं, है ना। तो इस तरह से दो चीज आपको समझ में आया कि ये तीनों है तो पिडमोंट प्लेन। पिडमोंट प्लेन मतलब जहाँ पे ये पहाड़ आपका खत्म हो रहा है और ये फ्लैट जमीन आपकी स्टार्ट हो रही है, ये फ्लैट जमीन। बस एरिया के हिसाब से नाम पड़ा हुआ है। वेस्ट बंगाल असम में इसको दुआर्स कह रहे हैं, पंजाब हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में इसको चोज कह रहे हैं पिडमोंट प्लेन को, और यूके, यूपी और बिहार में इसको तेरई कह रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। बस ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात बताई कि जहाँ पे पहाड़ खत्म होता है, फ्लैट जमीन स्टार्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं पिडमोंट प्लेन। क्या कहते हैं? पिडमोंट प्लेन। अब यही पिडमोंट प्लेन का अलग अलग नाम है। कहीं पे इसको तेरई कहा जाता है, कहीं पे इसको चोज कहा जाता है, कहीं पे इसको दुआर्स कहा जाता है। एरिया पर डिपेंड करता है। तो सर अलग अलग नाम देने का क्या जरूरत था, इसको एक ही बारे में पिडमोंट प्लेन कहते हैं? जरूरत ही इस वजह से पड़ी क्योंकि मिट्टी का अलग अलग फीचर्स है। देखो, जगह पे डिसाइड करता है कि मिट्टी का फीचर्स कैसा होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले हम तेरई का, तो तेरई वाला जो मिट्टी है, ये एक बहुत ज्यादा वेट और स्वैम्पी होता है। कैसा होता है? एक मिनट। हाँ, ये वेट एंड स्वैम्पी होता है। ठीक है, बहुत गीला, एकदम दलदल वाला कह सकते हो। अब जहाँ पे दलदल होता है वहां पे पेड़ पौधा ज्यादा उगता है। पेड़ पौधा उगेगा यानी कि डेंस फॉरेस्ट होगा, तो वहां पे जानवर भी देखने को ढेर सारे मिलेंगे। वाटर टेबल हाई होगा वहां का, वहां पे बाढ़ का खतरा ज्यादा बना रहेगा बारिश के टाइम पे। वही अगर दुआर्स वाला पार्ट को देखोगे, तो दुआर्स वाला भी मतलब कह सकते हो कि ये भी वेट होता है, लेकिन ये स्वैम्पी नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, ये ज्यादा स्वैम्पी नहीं होता है, मतलब इसके तेरई के जैसा स्वैम्पी नहीं होता है। इसलिए हम इसको टी गार्डन्स के लिए यूज कर लेते हैं, टी गार्डन्स के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो डुआर्स कहाँ कहाँ बताए थे, वेस्ट बंगाल और असम। देखो दोनों जगह फेमस है आपके चाय पत्ती के खेत के लिए। क्यों? क्योंकि जगह वेट तो है, गीला तो है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा नहीं भरा हुआ है वहां पे, यानी स्वैम्पी नहीं है वो, बस गीला है, नम मॉइस्चर इसको कहते हैं, कि मॉइस्चर है मिट्टी में, लेकिन एकदम गीला मिट्टी नहीं है। एकदम गीला मिट्टी कौन सा रहेगा? तेरई वाला। वही अगर चोस की बात करो ना, तो चोस जो है, ये एक रिवर के नाम पे बेसिकली, जो चोज रिवर है जो आपके शिवालिक से निकलता है, ठीक है, बहुत छोटा सा रिवर है, चोज रिवर, तो उसी के नाम पे ये पड़ा है। यहाँ पे आपको इरोजन देखने को मिलेगा। मतलब ये जो चोज रिवर है ना, ये आसपास की मिट्टी को इरोड कर देता है, काटते हुए आगे निकल जाता है। इसलिए इससे जो मिट्टी निकला, इस इरोजन से जो मिट्टी निकला, उसको हम चोज कह देते हैं। मतलब जो जाके वहां पे प्लेन पे जमा हो गया। ठीक है, अब ये जो रीजन है, ये ड्राई होता है और फ्लड प्रोन होता है। मतलब नॉर्मल डेज में ये ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, और जब बारिश होगा ना, तो ऐसा हो जाएगा कि एकदम बाढ़ का सिचुएशन आ जाएगा। मतलब ज्यादा मिट्टी को ये होल्ड नहीं करता, ज्यादा पानी को ये होल्ड नहीं करता है, ये वाला मिट्टी वाला एरिया, पिडमोंट वाला। ठीक है, तो दुआर्स, चोस, तेरई, सब क्लियर हो गया। चोस कहाँ कहते हैं? चोस कहते हैं पंजाब हरियाणा वाले एरिया में। दुआर्स कहाँ है? वेस्ट बंगाल असम वाले एरिया में। वहाँ पे टी की, चाय पत्ती की खेती बाड़ी क्यों होती है? क्योंकि गीला मिट्टी है वहाँ का। तेरई में, तेरई में स्वैम्पी एरिया, दलदल वाला है,
और चोस हल्का सूखा है कंपैरेटिवली इन दोनों के मुकाबले। आगे क्या कह रहा है कि ग्रेन साइज के अलावा अगर हम देखें तो हम उनको एज पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एज पे क्लासिफाई करने का मतलब है कि कौन सा मिट्टी पुराना है और कौन सा नया है। चलो इसको समझते हैं नॉर्मल भाषा में। यहाँ से आपकी रिवर्स बहते हुए आगे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब जब रिवर्स आगे की तरफ आ रही है तो वो अपने किनारे पर कुछ कुछ मिट्टी डिपॉजिट करती हुई आएगी, कुछ कुछ मिट्टी डिपॉजिट करती हुई आएगी, है ना। अब ये जो मिट्टी है आपका, ये जो मिट्टी है आपका जो जस्ट बगल में है, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये मिट्टी आपका यहाँ से हल्का दूर दूर होता चला जाएगा, चाहे हवा के वजह से हो या जिस भी फैक्टर से हो, ये मिट्टी आपका दूर दूर चला जाएगा, है ना। और फिर उसके जगह पे यहाँ पे मतलब ये तो अब इधर चला आया ना, आगे की तरफ चल गया। अब इसके जगह पे यहाँ पे नया मिट्टी डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे नया मिट्टी आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो देखो इससे दो चीज समझ में आई कि जो मिट्टी पुराना होते जा रहा है वो नदी से दूर हो जा रहा है, और जो मिट्टी नया है वो नदी के पास में है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज मिट्टी को दो पार्ट में बांट दिया गया, एलुवियल सॉइल को। ये तीनों आपके दुआर, चोस, तेरई एलुवियल सॉइल का ही एग्जाम्पल है, एलुवियल सॉइल है ये तीनों, है ना। तो ये जो एलुवियल सॉइल यहाँ पे आके जमा हो रहा है इसको हम कहेंगे न्यू एलुवियल। न्यू एलुवियल मतलब हम उसको कहेंगे खादर, मतलब ये नया नया वहां पे आके जमा हुआ है, ठीक है, खादर नाम देंगे इसको। अब जो आपका इधर साइड में चला आया मिट्टी, जो कि पुराना हो गया है, जो ओल्ड हो गया है, उसको हम बांगर कहेंगे। क्या कहेंगे? बांगर। तो दो चीज हो गया, एक हो गया खादर और एक हो गया बांगर। खादर हो गया ये पास वाला मिट्टी न्यू वाला, और बांगर हो गया ये दूर वाला। समझ में आया? अब देखो क्या है, जो मिट्टी ताजा ताजा इधर आकर डिपॉजिट हुआ है, तुरंत नया नया आकर डिपॉजिट हुआ है, तो इसके पार्टिकल्स जो है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये छोटे छोटे होते हैं, एकदम फाइन होता है। अब ये जो दूर में चला गया, तो दूर में आपको पता ही होगा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि सेडिमेंट्स जो है आपस में जमा होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। तो धीरे धीरे ये मिट्टी आपस में इकट्ठा होने लगेगा और रॉक्स बनाएगा, कंकड़ पत्थर जिसको कह सकते हैं, कंकड़ कंकड़ पत्थर कहते हैं ना, तो कंकड़ पत्थर बनाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके पार्टिकल्स की बात करें तो इसका पार्टिकल्स कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि कंकड़ के साइज का होगा, ठीक है। तो बांगड़ पुराना वाला सॉइल है, इसमें कंकड़ ज्यादा होता है। वही खादर आपका नया वाला सॉइल है, तो खादर में कंकड़ कम होगा, ठीक है। फर्टिलिटी की बात की जाए तो खादर आपका ज्यादा फर्टाइल होगा। क्यों? क्योंकि पतले पतले पार्टिकल्स है इसमें, छोटे छोटे पार्टिकल्स है सॉइल के, अच्छे से रूट्स को होल्ड करेंगे, प्लांट के रूट्स को, है ना, प्लांट के रूट्स को अच्छे से होल्ड करेंगे। तो फर्टाइल ज्यादा कौन होगा? खादर होगा, इन कंपैरिजन टू बांगर। तो एलुवियल सॉइल की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, इसीलिए हमारी मैक्सिमम सिविलाइजेशन नदी किनारे ही बसती थी मोस्टली। अब ये इसमें क्या क्या चीजें मिलेगी आपको, इस सॉइल्स में क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा आपको। इसमें न्यूट्रिएंट्स के तौर पर पोटाश देखने को मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिलेगा, और लाइम देखने को मिलेगा। लाइम जो है काफी ज्यादा, मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये आपके गन्ने के खेत के लिए काफी अच्छा है। पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। इवन जो चावल का खेत है, देखो चावल के खेत को हम पैडी फील्ड कहते हैं, ठीक है। चावल के खेत को हम क्या कहते हैं? पैडी फील्ड कहते हैं। तो चावल का खेत हो गया, वीट हो गया आपका, शुगर केन हो गया आपका, दाल हो गया। तो ये सारी चीजें,
शुगर केन, पैडी, वीट, दाल, ये जो भी अनाज है, सिरेल, ये सब आपको एलुवियल सॉइल में ग्रो किया जाता है। एलुवियल सॉइल का लोकेशन याद रखना, ठीक है ना। और ये क्रॉप्स को याद रखना, क्योंकि चैप्टर 4 जो है आपका एग्रीकल्चर वाला, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा जब ये चीजें आपके माइंड में रहेंगी। तो चूंकि यहाँ पे आपको चावल भी मिल रहा है, आटा भी मिल रहा है, दाल भी मिल रहा है, प्रॉपर अनाज भी है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है। मतलब ये एरिया चूंकि काफी ज्यादा कल्टीवेट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा। जहाँ खाना है वहीं जाना है ना। तो सॉइल जो है ड्रायर एरियाज में ये अल्कलाइन होते हैं, और जब अगर हम इसका प्रॉपर इरिगेशन कर दें तो ये प्रोडक्टिव बन जाते हैं। जैसे आपका चोज, चोज क्या था, ड्रायर था, है ना। अल्कलाइन कहने का सिंपल सा मतलब है, आपने पीएच स्केल देखा होगा, पीएच स्केल में 7 से पहले जो वैल्यू आती है उसको हम एसिडिक कहते हैं, और 7 के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम बेसिक कहते हैं। तो बेसिक वाला है अल्कलाइन है आपका, ठीक है। अगर आप उसको प्रॉपर अच्छे से पानी वानी दोगे, पानी का पीएच 7 होता है, पता ही है, तो पानी से वो न्यूट्रल हो जाएगा, और इस तरह से आप उसको आसानी से खेती बाड़ी में यूज कर सकते हैं। आई होप अलूवियल सॉइल अच्छे से एकदम डेप्थ में क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपको अलूवियल सॉइल के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड ब्लैक सॉइल, जिसको हमने बताया था कि ये वोल्केनिक इरप्शन से कनेक्टेड है, ठीक, वोल्केनिक इरप्शन से कनेक्टेड है। एक मिनट पानी पी लेते हैं। देखो, ब्लैक सॉइल जो है ये ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल नाम पड़ा है। कोई भी चीज जलने के बाद जो है ठंडा होगा तो ब्लैक कलर का हो जाता है, हमने ये देखा है। जैसे कई सारी चीज हम अपने आसपास देखते हैं कि जब वो जलता है, जलने के बाद ठंडा होता है तो काला काला हो जाता है ना। जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जब लावा अंदर से बाहर की तरफ निकला, ठीक है, लावा अंदर से बाहर की तरफ निकला, तो ये लावा सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, और जम के ब्लैक कलर का पत्थर बनाएगा, रॉक बनाएगा। यही पत्थर का बाद में वेदरिंग होगा, और वेदरिंग होकर वो बनेगा ब्लैक सॉइल, ठीक। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल भी कहते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन की खेती होती है इसमें, इसलिए इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। काफी अच्छा माना जाता है मिट्टी कॉटन की खेती के लिए, क्योंकि ये मॉइस्चर होल्ड करता है, मतलब पानी अच्छा खासा होल्ड करके रखता है, जिससे हमारे कॉटन के जो फसल है ना उसको फायदा होता है, इसलिए कॉटन के लिए सुटेबल है ये। पेरेंट रॉक मटेरियल की बात मैंने आपको समझा दी, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल कैसे बना, डेक्कन ट्रैप, बसाल्ट, लावा फ्लोज मैंने आपको बता दिया। अब इसका लोकेशन देख लेते हैं जरा हम मैप में। मैप में देखने के बाद हम पढ़ेंगे लोकेशन। चलिए देखिए, ब्लैक सॉइल का कलर देख लीजिए, देखिए यहाँ भी ब्लैक सॉइल, यहाँ भी ब्लैक सॉइल, यहाँ भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है? एमपी, एमएच, केएन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, थोड़ा सा राजस्थान के पार्ट में भी है, इधर गुजरात में भी है, इसको मालवा प्लेटू कहते हैं, है ना। फिर यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको, इधर भी है, इधर भी है। तो इस तरह से देखो तो कई सारे जगह पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल रहा है, ठीक। तो कहाँ कहाँ देखने को मिला? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र दैट इज गुजरात। देखो प्लेट्यूज लिखा हुआ है साफ साफ, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का फॉर्मेशन किससे जुड़ा हुआ होता है? वोल्केनिक इरप्शन से। जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पे प्लेट्यूज जरूर देखने को मिलेगा। और वोल्केनो जब फटता है तो अंदर से लावा बाहर आता है। ये जो इसके अंदर जो लावा जो है,
जो बाहर आ रहा है, अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, जमीन के बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं, नाम बदल जाता है। तो इसमें मिनरल्स होते हैं ढेर सारे, है ना। तो प्लेट्यूज जो कि वोल्केनिक ओरिजिन से होता है, बनता है लावा से। तो प्लेट्यूज में मिनरल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। मालवा प्लेट्यू में है, मैंने आपको दिखाई दिया मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश में है, इवन छत्तीसगढ़ में भी है, और गोदावरी कृष्णा वैली के पास भी है, जो मैंने आपको नीचे के साइड में दिखाया था, जो थोड़े थोड़े पार्ट्स में था, है ना। चलिए, ब्लैक सॉइल जो है ये क्लेई मटेरियल से बना है। अभी मैंने क्ले आपको डिस्कस कर दिया अच्छे से, तो समझ में आ जाना चाहिए, क्लेई मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। अगर मॉइस्चर की बात करें तो अच्छा खासा मॉइस्चर होल्ड करता है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम। पोटाश लाइम है ना, तो यहाँ पे खेती बाड़ी में शुगर केन वगैरह भी उगाया जा सकता है। मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, ठीक है। तो कितना अच्छा है, फर्टाइल, पूरा एकदम फर्टाइल सॉइल है ना। देखो आगे क्या कह रहा है, इसमें फास्फोरस की कमी होती है, इस चीज को याद रखना। ब्लैक सॉइल में फास्फोरस की कमी होती है, ब्लैक सॉइल में फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस पे धूप पड़ेगा, जब इस पे धूप पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो यहाँ पे क्रैक्स जनरेट होगा। क्या होगा, क्रैक्स जनरेट होगा। दिखाता हूँ, देखो इस तरह से, जब गर्मी है, जब गर्मी है तो यहाँ मिट्टी में क्रैक्स जनरेट हो गया, ठीक है। जिसके वजह से मिट्टी को पूरा अच्छे से हवा मिलता है ना, हवा अंदर तक जाता है क्रैक्स के थ्रू मिट्टी के, तो एरेशन हो जाता है सॉइल का। लेकिन वही जब बारिश होगी ना, जब पानी इस पर पड़ेगा, तो ये चिपचिपा हो जाएगा, जो कि क्ले सॉइल का प्रॉपर्टी है। मैंने बताया था क्ले सॉइल क्या है, स्टिकी होता है, और जो सिल्ट होता है ये नॉन स्टिकी होता है ना। तो जब बारिश पानी होगा तो ये स्टिकी हो जाएगा, जिससे काम करना मुश्किल हो जाएगा। और ये कब होता है, प्री मानसून शार के टाइम पे, ठीक है। चलो, ब्लैक सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया। अब रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं। रेड एंड येलो सॉइल तो इग्नियस रॉक होता है। जैसे लावा अंदर से निकलता है तो वो लावा सब तरफ फैलना स्टार्ट करता है, सब तरफ, और सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा होके जम जाता है, ठीक। चीनी देखा होगा आपने, चीनी का दाना देखा होगा, कुछ इस तरह का आपको चीनी का दाना देखने को मिलेगा, है ना। तो ये प्रॉपर इसका एक शेप है, शेप है। और ये जो है, ये एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। चीनी का जो पार्टिकल्स है ना, एक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा इसमें। इवन सैंड का पार्टिकल्स देख लो, सैंड भी आपका जो है, इसका भी एक शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये सैंड हो गया, ये आपका चीनी हो गया, चीनी का पार्टिकल हो गया। इसको हम क्रिस्टल कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब जिसका शेप हो, स्ट्रक्चर हो। तो वैसा रॉक, इग्नियस रॉक, जिसका शेप एंड स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। ये जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है, यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि कब रेड सॉइल देखने को मिलेगा और कब येलो सॉइल देखने को मिलेगा, ये डिपेंड करता है। देखो, आपको पता है कि जब लावा ब्लास्ट होता है तो लावा में मिनरल्स होते हैं। अब ये मिनरल्स में एक एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आयरन हो गया। अब ये जो लावा है, जब ये जम के रॉक बनेगा तो स्टिल मिनरल्स अभी भी इसके अंदर है, आयरन, है ना। अब ये रॉक जो, ये जो पहाड़ है, ये जो पत्थर है, ये जब वेदर होगा, ये जब वेदर्ड होगा, टूटेगा, तो स्टिल इसके में क्या है, मिनरल्स है।
ये सॉइल बनेगा टूट के, अब भी इसमें मिनरल है आयरन। अब ये आयरन इस सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक। ये आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब बनाएगा आपका फेरस ऑक्साइड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जंग लगना, जंग लगना, रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग। तो क्या हुआ कि लावा में मिनरल्स था, लावा बाहर आया, वो रॉक बना, अभी भी मिनरल्स है उसमें, रॉक्स का वेदरिंग हुआ, वो सॉइल बना, अभी भी उसमें मिनरल है। यही सॉइल जो है आपका, इसमें आयरन था, मिनरल, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसमें जंग लग गया। और जंग किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से बनता है हमारा रेड सॉइल। क्लियर? रेड सॉइल कैसे बनता है समझ में आया? तो ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से बना हमारा रेड सॉइल। ऑक्सीजन कब प्रॉपर मिलेगा, बारिश जब कम होगी। लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो ये रेड ना होकर ये आयरन जो है पानी में डिफ्यूज कर जाएगा और वहां पे बनेगा आपका येलो सॉइल, ठीक है। अगर यहाँ पे बारिश होती है, पानी होता है ढेर सारा, तो ये आयरन आपका पानी में डिफ्यूज हो जाएगा और वहां पे आपका बनेगा क्या, वहां पे आपका बनेगा येलो सॉइल। पानी मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेट फॉर्म होगा तो पानी में आयरन मिल जाएगा, येलो कलर का वहां पे सॉइल बनेगा, ठीक है। येलो मतलब एकदम एग्जैक्ट येलो कलर का नहीं होगा, बस देखने में लगेगा कि हाँ पीला पीला कलर का है, लेकिन एग्जैक्ट सोचोगे कि येलो कलर का हो जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी अगर रेड कह रहे हैं तो थोड़ी ना एकदम एग्जैक्ट रेड होगा, कुछ कलर वेरिएशन होता है, दिखने में सेम लगता है इसलिए हम उसको रेड सॉइल कहते हैं ना। कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, रेड एंड येलो सॉइल के लिए इस तरह का हमने बना के रखा है। रेड एंड येलो सॉइल, आपको एक चीज याद रखिएगा, ये है आपका पहाड़, ठीक है। अब इस पहाड़ के इस तरफ मान लीजिए कि नदी बहता है, इस तरफ नदी बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एवापोरेशन होगा, जब हीट पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एवापोरेशन होगा, बादल बनेगा। अब ये बादल जो है आपका, इस बादल के थ्रू बारिश बरसना स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। हाँ, बारिश होना स्टार्ट होगा, यहाँ से बारिश होना स्टार्ट होगा। तो पहाड़ का वो हिस्सा कि जिसके तरफ बारिश होती है उसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। और वो हिस्सा जो सूखा रह जाता है, जहाँ पे सिर्फ हवा चलता है, जो सूखा ड्राई रह गया, इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। जिधर बारिश हो रहा है, वेट वाला एरिया है, उसको विंडवर्ड साइड, जो ड्राई रह गया लीवर्ड साइड। अब मैंने बता ही दिया कि जब ये क्रिस्टल इग्नियस रॉक हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, मतलब जब इसको पानी मिलेगा तो येलो सॉइल बनेगा, और जब ये सूखा रहेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो ये जंग लग के लाल कलर का हो जाएगा, रेड सॉइल हो जाएगा। क्लियर? चल, तो देखो, जो भी आपका पहाड़ वाला एरिया है, लाइक इधर वेस्टर्न घाट हो गया, है ना, इधर ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। यहाँ भी कुछ कुछ पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इधर का पूर्वांचल हो गया, है ना, इधर गारो खासी जैंतिया हिल्स हो गया। तो इन सब जगह पे आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलते हैं। आई होप आप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। रेड एंड येलो सॉइल। लास्ट नेक्स्ट है आपका सेकंड लास्ट, लैटराइट सॉइल। तो देखो, लैटराइट सॉइल का कलर देख लो। अब लैटराइट सॉइल भी इधर पानी के किनारे ही मिलता है, देखो, लेकिन ये वो वाला किनारा है जो विंडवर्ड साइड है, विंडवर्ड साइड है, मतलब जहाँ पे बारिश खूब हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे बारिश खूब हो रहा है वहां पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा ना। प्रोसेस क्या होता है लेटराइट सॉइल का, चलो समझते हैं लेटराइट सॉइल के प्रोसेस के बारे में। कहाँ पे बनाए डायग्राम, यहाँ पे देखो, ये मेरा जमीन है,
इस पे मिट्टी है, ठीक। अब बारिश, इस यहाँ पे इस एरिया में बारिश जो है आपकी, क्लाउड बना देते हैं, क्लाउड होगी यहाँ पे बारिश। बारिश बहुत बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, खूब ज्यादा बारिश होगा, ठीक है, खूब ज्यादा बारिश होगा। तो बारिश खूब सारा होने के वजह से क्या होता है कि आपके मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं ना, जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स नीचे की तरफ लीच कर जाते हैं। क्या होता है कि जो मिनरल्स है आपका पानी के वजह से डिसॉल्व होने के वजह से लीच कर जाता है, मतलब नीचे की तरफ चला जाता है, मिट्टी के अंदर की तरफ। जैसे पानी पानी आपका मिट्टी में इस तरह से अंदर की तरफ आया, ये पानी मिनरल्स के साथ मिल जाएगा, और जो मिनरल्स पानी में मिल के नीचे की तरफ चले जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो मिनरल्स हमारे लीच कर गए, मतलब डिसॉल्व होके पानी के साथ मिट्टी के और अंदर तक चले गए, ठीक है। अब जो मिनरल्स ऊपर रह गया, वो मिनरल्स आपका कलर डिसाइड करेगा, किसका? लैटेराइट सॉइल का, लैटेराइट सॉइल का। ये लेटराइट सॉइल बिल्कुल ईंटा के जैसा होता है, जैसा हमारा ईंटा है ना, उस तरह का, ठीक है। यहाँ पे फोटो में देख ही सकते हो लेटराइट सॉइल को। ईंटा भी आपको देखने को इसी इसी कलर का मिलेगा, ऐसा ही ईंटा देखने को आपको मिलेगा, है ना। तो लेटराइट एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड का, लेटराइट जो वर्ड है लैटिन, इसका लेटर वर्ड से डिराइव किया गया है। लेटर से बना लेटराइट, लेटर से बना लेटराइट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईंटा, ठीक है, ब्रिक, ईंटा। लेटराइट सॉइल आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जहां पे क्या, जहां पे कभी बारिश होगी फिर सूखा सीजन आएगा, बारिश होगी तो लीचिंग हो जाएगा, और सूखा सीजन आने पर मिट्टी इस तरह से सूख के एकदम हार्ड बन जाएगा, लाइक अ ब्रिक, ठीक है। बारिश होगी तो ये पानी अंदर जाएगा, मिनरल्स के साथ मिलके उसको लीच करा देगा मिनरल्स को, ठीक। और जब ड्राई होगा, जब गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे सूखा होगा, तो ये सूख कर एकदम ईटा के जैसा हो जाएगा। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वेट एंड ड्राई सीजन देखने को हमें मिलते हैं ना। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये हमारा यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो एरिया हो गया, ये हो गया सब ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो एरिया हो गया, ये हो गया ट्रॉपिकल, हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। चलो, सॉइल जो है यहाँ पे लीचिंग होता है, मैंने बता ही दिया, हेवी रेन की वजह से। ये सॉइल एसिडिक होता है, मैंने पीएच स्केल के बारे में बात किया था। तो पीएच इसका 6 से कम होता है, ठीक है, इसलिए ये एसिडिक होता है। एसिडिक है यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। न्यूट्रिएंट्स कहाँ गया भाई? तो पानी के साथ मिलकर नीचे की तरफ चल गया जमीन के। नाउ एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, वेस्टर्न घाट्स का रीजन है, महाराष्ट्र वाला है ना, साइड में एकदम। फिर ओडिशा वाला एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल वाला कुछ एरिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे फॉरेस्ट कैसा होगा? एवरग्रीन। लेकिन एक बात याद रखो, एक बार अगर ये पेड़ निकल गया तो ठीक है, अगर इस पेड़ को काट दोगे तो चूंकि मिनरल्स पानी के साथ मिलकर बहुत अंदर चला गया है मिट्टी के, तो फिर भाई दोबारा वहां पे फॉरेस्ट लगना बहुत मुश्किल है। तो एक बार अगर पेड़ निकल गया है तो भाई लगा रहने दो, उस पेड़ को मत काटो। अगर गलती से काट दिए पेड़ को तो फिर वहां पे पेड़ निकलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है, ठीक है, डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, एवरग्रीन भी, क्योंकि बारिश अच्छी खासी हो रही है, बारिश हो रही है तो पेड़ निकल रहा है। ह्यूमस रिच
ह्यूमस ऑर्गेनिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट ह्यूमस पुअर, मतलब जहां पे बारिश कम होगी, जहां पे लो रेनफॉल होगा, तो लो रेनफॉल जहां पे है तो वहां पे ह्यूमस आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ दे आर प्रोन टू इरोजन, इरोजन भी होता है यहाँ पे का, डिग्रेडेशन भी होता है। लैंडस्केप ही वैसा है, कौन से वाले साइड पे पड़ रहा है पहाड़ के, विंडवार्ड साइड पे, मतलब जिधर बारिश होती है ना। तो जिधर बारिश होती है तो बारिश क्या करेगा, इस रॉक्स को लूज कर देगा, इस पहाड़ के टुकड़े को लूज कर देगा, जिसके वजह से इरोजन शुरू हो जाएगा, वो टुकड़ा आपका पानी के साथ बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर कंजर्वेशन की टेक्निक्स लगाएं तो हम इस सॉइल को इरोड होने से, खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे कि हम कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे इस सॉइल को कंजर्व किया जाता है और यहाँ पे चाय पत्ती और कॉफी की खेती होती है, ठीक है। रेड लैटेराइट सॉइल्स तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, केरला में देखने को मिलेगा। रेड लेटराइट सॉइल जो है, रेड वर्ड है मतलब उस मिट्टी में आपको आयरन का मात्रा देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इस जगह पर रेड वाली लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। तो ये जो मिट्टी है आपका, काजू का खेती यहाँ पे बहुत अच्छे से होगा रेड वाले लेटराइट सॉइल में। तो 4 सॉइल आपके कंप्लीट हो गए। नाउ 5वां सॉइल है आपका अरिड सॉइल। आज इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको हिम्मत बनाए रखनी है, वीडियो देखना है सब्र के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए जो सॉइल वाला जो पोर्शन है ना, स्कूल में भी बच्चों को जल्दी अच्छे से नहीं समझ में आता है, इवन कई सारे टीचर्स इसको एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको डेप्थ में समझ में आए। जो आपका क्वेश्चन है ना, मोस्टली इसी जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी चैप्टर के इसी पोर्शन से। आइदर वो सॉइल का डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर पूछेगा, या फिर वो लैंड का डिग्रेडेशन या कंजर्वेशन मेजर पूछेगा। तो ये जो 2 मेजर सेक्टर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर इसमें टाइम लग रहा है ना, तो टाइम लगने दो, ठीक है। चलिए एरिड सॉइल की बात करते हैं। एरिड सॉइल आपको रेड कलर का भी देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर का भी देखने को मिलेगा। मैंने बताया कि एरिड सॉइल वहां पे होगा जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है। सेलाइन नेचर का मिलेगा। सेलाइन कहने का मतलब ये वाली जो सॉइल है ना, इसमें आपको सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, सेलाइन। और सैंडी होता है टेक्सचर में, सैंडी मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में। अब कुछ एरिया में सॉल्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे आप गुजरात वाला एरिया देखो। चलो मैप में आपको मैं एरिड सॉइल पहले दिखा के लाता हूँ। देखो एरिड सॉइल का देख लिया सिंबल। तो देखो राजस्थान वाले एरिया में ढेर सारा एरिड सॉइल है। इवन राजस्थान के साथ साथ गुजरात में भी है, हालांकि कम अमाउंट में है, लेकिन है इधर, ठीक है। अब देखो तो क्या होता है कि पानी वाले एरिया में हमें इस एरिड सॉइल में सॉल्ट मिलता है, तो हम उस पानी को क्या करते हैं, एवापोरेट करा देते हैं, ठीक। जैसे डांडी मार्च पढ़ा होगा, तो क्या हुआ था कि कोस्टल एरिया का पानी उठाया, उसको बर्तन में डाला, खौलाया, तो भाप उड़ गया, पानी उड़ गया भाप बन के, और सॉल्ट का क्रिस्टल नीचे मिल गया। तो इसी तरह जो आपका एरिड सॉइल वाला इलाका है, वहां पे पानी को एवापोरेट करा के आप सॉल्ट निकाल सकते हैं वहां पे से खाने के लिए। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। तो फैक्टर नंबर 1, क्लाइमेट ड्राई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, एवापोरेशन बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए। अब जब इतनी सारी चीजें, देखो एक चीज याद रखो, टेम्परेचर जहाँ पे बहुत हाई रहेगा ना, वहां पे कम चांस है ह्यूमस के ग्रो करने का, ठीक है। क्लाइमेट जहाँ पे काफी ज्यादा गर्म होगा, वहां पे काफी कम चांसेस है ह्यूमस के ग्रो होने का।
यानी कि वहां पे हमेशा ह्यूमस की कमी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस सॉइल के बारे में। इस सॉइल का अगर सबसे नीचे वाला हिस्सा देखा जाए तो वहां पे आपको कंकड़ देखने को मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे कैल्शियम देखने को आपको मिलेगा, और आपको पता है कि कैल्शियम स्ट्रांग होता है, आपका दांत भी कैल्शियम से बना हुआ है। तो कैल्शियम आपको इस एरिड सॉइल के नीचे वाले लेयर में, मान लो कि ये पूरा सॉइल है, तो इस सॉइल का ये नीचे वाले लेयर में आपको कैल्शियम के वजह से मिट्टी जो है आपका जम जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि जो बालू आपके घर में आता है बोड़े में भर के, ठीक है, अब ये जो बालू है जब आप इसको कुछ दिन छोड़ दोगे तो देखोगे कि इसका जो नीचे वाला लेयर है ना, ये कहीं ना कहीं हार्ड हो जाएगा एकदम। ठीक है, यानी कि कंकर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब ये जो कंकर लेयर है इससे पानी नीचे नहीं जा पाता है, यहाँ पे पानी नीचे नहीं जा पाता, और यही वजह है कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो राजस्थान वाला इलाका है इसमें खेती बाड़ी कम होती है। हालांकि ऊपर का तो एरिया स्टिल हम अभी काम में ला सकते हैं, है ना, थोड़े बहुत पानी की मदद से, इरिगेशन की मदद से ऊपर का एरिया हम काम में ला सकते हैं। नीचे वाला ना कंकड़ बन गया है कैल्शियम की वजह से, लेकिन ऊपर वाला तो काम में ला सकते हैं। तो हम अगर प्रॉपर इरिगेशन करेंगे तो हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन नहीं होगा, लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, पानी अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, चलो, एरिड सॉइल भी हो गया ना। अब आते हैं हम लोग फॉरेस्ट सॉइल के ऊपर। फॉरेस्ट सॉइल मैंने आपको बताया था माउंटेन से एसोसिएटेड है, तो माउंटेन वाला एरिया हो गया, हिल वाला एरिया हो गया, जहाँ पे खूब बारिश होती है। तो बारिश खूब सारा होगा तो यहाँ पे पेड़ पौधा डेवलप होगा, पेड़ पौधा डेवलप होगा यानी कि फॉरेस्ट बनेगा। ठीक, अब ये जो सॉइल है ये डिपेंड करता है हमारे माउंटेन के ऊपर। जैसा माउंटेन का टेक्सचर वैसा ही सॉइल का टेक्सचर होगा। जैसे अगर बात करें हम लोग वैली साइड में, वैली साइड में मतलब ये आपका पहाड़ है, तो ये आपका वैली हो गया बीच का। तो ये वैली वाला जो साइड है, वैली वाला जो साइड है, यहाँ पे आपको सिल्टी मिलेगा और लोमी देखने को मिलेगा। मैंने भाई बता दिया अच्छे से, सिल्ट क्ले अच्छे से डिफाइन कर दिया है। तो सिल्टी और लोमी सॉइल देखने को मिलेगा इधर। अब जैसे आप इधर आओ, ऊपर की तरफ आओ, ऊपर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको कोअर्स ग्रेन देखने को मिलेगा, यानी कि बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, मोटे मोटे सॉइल। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो छोटे छोटे सॉइल, ऊपर में मोटे मोटे सॉइल, नीचे छोटे छोटे सॉइल। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगा। अब बर्फ वाले इलाका में देखें, ये तो वैली वाला हो गया ना। स्नो कवर्ड वाले में देखा जाए, स्नो कवर्ड एरिया वाले में ये एसिडिक होते हैं। अब चूंकि वहां का क्लाइमेट ड्राई होता है, तो ड्राई होगा तो ह्यूमस कम होगा, याद रखना इस चीज को। ड्राई क्लाइमेट में ह्यूमस कम होता है और वेट क्लाइमेट में ह्यूमस ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे डेन्यूडेशन देखने को मिलेगा। डेन्यूडेशन मतलब ग्लेशियल इरोजन, ग्लेशियल इरोजन देखने को ज्यादा मिलेगा। वहां पे होता क्या है, ये पहाड़ है, पहाड़ है, और इस पर जो है बर्फ यहाँ पर जमा हुआ है। अब ये जो बर्फ जब स्लाइड करेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे का जो भी ये हिस्सा था ना, जो भी हिस्सा था वहां पे पहाड़ का, जो भी ये हिस्सा था, उस हिस्से को ये तोड़ते हुए अपने साथ नीचे लेकर चला जाएगा। तो अब जो है आपका जो पहाड़ है, अब जो आपका पहाड़ है, उस पहाड़ में यहाँ पे एरिया जो है आपका गड्ढा बन गया, खाली हो गया, तो हम इसको कहेंगे ग्लेशियल इरोजन। बेसिकली इसका नाम सर्क होता है, बेसिकली इसका नाम सर्क होता है। ये सर्क का फॉर्मेशन हुआ, यही जब इसमें पानी भर जाएगा तो ये यहाँ पे लेक बन जाएगा, झरना बन जाएगा। खैर, तो क्या हुआ कि बर्फ जो है यहाँ पे ग्लेशियल इरोजन हो गया, तो डेन्यूडेशन होता है। ठीक, एसिडिक होता है, यही डेन्यूडेशन हुआ, ये इरोजन हो गया, है ना। आई होप अच्छे से समझ में आया। सॉइल्स जो है, ये जो आपको वैली के नीचे वाले पार्ट्स में देखने को मिलेंगे, ये फर्टाइल होते हैं बेसिकली। इसको हम अलुवियल फैंस कहते हैं। ठीक है, अलुवियल फैंस।
नाउ कहाँ पे फर्टाइल है भाई? तो ये जो वैली वाला जो हिस्सा है ना, ये नीचे वाला, यहाँ पे फर्टाइल है। ठीक, चलो ये भी हो गया हमारा, फॉरेस्ट सॉइल भी हो गया क्लियर। लोकेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, देखो फॉरेस्ट सॉइल का देख लिया आइकन। देखो ऊपर पूरा हमारा हिमालय वाला एरिया, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का इतना पार्ट, ये उत्तराखंड है। ठीक है, चलो हिमालयन रीजन बस लिख देना, काम चल जाएगा। हिमालयन रीजन में क्या होगा, हिमालय बर्फ वाला एरिया है, तो बर्फ वाले में ग्लेशियल इरोजन होगा। और बाकी जो हमारा पानी वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब जगह, तो यहाँ पे हमको वैली देखने को मिलेगा, इस तरह का वैली देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है एकदम खत्म है, अब चैप्टर खत्म है आपका। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए आप वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया करिए। इससे क्या है ना कि थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि हाँ भाई चलो वीडियो लाइक हुआ है, मतलब लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। इतना क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा तो लाइक बनता है ना। चलिए सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन की बात करें, तो हमने इरोजन समझा अच्छे से, मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे इरोजन हो रहा है, कैसे बर्फ से इरोजन हो रहा है वो भी बताया, कैसे पानी से हो रहा है वो भी बताया। तो क्या होता है कि सॉइल कवर जो है, मतलब जो टॉप सॉइल है आपका, टॉप सॉइल जब पानी के साथ बह जाता है तो उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं कि जो हमारा टॉप सॉइल है, ठीक है, मान लो कि ये हो गया हमारा लैंड मास। ठीक, अब इस लैंड मास के ऊपर ये हो गया हमारा टॉप सॉइल। ग्रीन कलर से इसलिए किया है इसको क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है। अब जब इसके ऊपर पानी आएगा प्रेशर से, तो ये पानी इस मिट्टी को यहाँ से बहाकर आगे की तरफ ले जाएगा, इसी को हम कहेंगे सॉइल इरोजन। अब आपको पता है कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है, लिविंग सिस्टम है ना, फॉर्मेशन हो रहा है, इवन फॉर्मेशन होने के साथ इरोजन भी हो रहा है, तो इसलिए बैलेंस हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन होने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, प्रॉब्लम ये है। इरोजन अगर नेचुरल टाइम से हो, और अगर नेचुरल टाइम से इरोजन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो चीजें बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम हमारे लिए है। कैसे बैलेंस बिगड़ रहा है? हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से सॉइल वहां की ज्यादा इरोड हो रही है। ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब रीजन से इरोजन का जो रेट है ना, ये बढ़ गया है। नेचुरली भी इरोजन होता है बारिश से, लेकिन वो एक नॉर्मल रेंज में होता है। लेकिन जो हम ये जो काम कर रहे हैं, ह्यूमन फैक्टर जो है हमारा, ये ह्यूमन फैक्टर, इस ह्यूमन फैक्टर की वजह से इरोजन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब यही इरोजन के बढ़ने की वजह से हमारा जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये इसके साथ में बैलेंस नहीं कर पा रहा, बैलेंस बिगड़ गया है इसका, जिसके वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला आने वाले टाइम पे। मिट्टी ही नहीं रहेगा तो खेती बाड़ी कहाँ पे करेंगे, है ना। नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इरोजन के? जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, ये नेचुरल फैक्टर है। तो नेचुरल फैक्टर उतना हार्म नहीं कर रहा है, ह्यूमन फैक्टर ज्यादा हार्म कर रहा है। और ह्यूमन फैक्टर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल का राइज हो रहा है, और इसके वजह से इरोजन और तेजी से हो रहा है। तो हमारे वजह से नेचुरल फोर्सेस भी बैलेंस बिगाड़ दिया ना। अब जो पानी बहता है, तो पानी जब क्लेई सोइल से होते हुए बहेगा, क्लेई सोइल मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में, तो क्लेई सोइल से जब होते हुए पानी बहेगा तो वहां पर कट्स बनाएगा। जैसे नाली आप देखते हैं ना इस तरह का, ये नाली आप देखते हैं इस तरह का, ये क्ले सॉइल है। ठीक है, तो क्ले सॉइल से पानी जब आगे बढ़ेगा तो ये कट्स बनाते हुए चलेगा, छोटे छोटे एकदम गहरे गहरे चैनल्स बनाते चलेगा। चैनल्स मतलब नाली, इसको हम गली कहेंगे। क्या कहेंगे? गली। और वहां से जो मिट्टी की इरोजन हो रही है, उसको हम कहेंगे गली इरोजन। अब ये जो एरिया है,
ये खराब हो चुका है। देखो खेती बाड़ी करने के लिए हमें प्लेन जमीन चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गड्ढा बनता जा रहा है, इस तरह से गड्ढा बनता जा रहा है जमीन में, इस तरह से गड्ढा बनता जा रहा है। तो इसलिए ये जमीन हमारी बैड लैंड हो गई है, खराब हो गई है ये जमीन। अब इस पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें चंबल रिवर्स, चंबल रिवर में देखो तो रेवाइंस नाम है ऐसी जमीन का, ये बैड लैंड का जो जमीन है ना, चंबल रिवर में जो जमीन है ऐसी इस तरह की जहां पे गली फॉर्मेशन हो गया है, इस बैड लैंड को, उस जमीन को हम लोग रेवाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवाइंस। कभी कभी क्या होता है कि गली के इरोजन ना होकर पूरा का पूरा ये लेयर ही, मतलब ऐसे छोटा छोटा गली इरोजन नहीं हो रहा पानी से, पूरा का पूरा ये लेयर ही चला जा रहा है, टॉप मोस्ट सॉइल का लेयर ही पूरा वॉश हो जा रहा है, धुल जा रहा है, पानी के साथ चला जा रहा है। तो उसको हम कहते हैं शीट इरोजन। क्या कहते हैं उसको हम? शीट इरोजन। क्या कहते हैं हम उसको? शीट इरोजन। क्लियर? तो दो इरोजन देख लिया, गली इरोजन, शीट इरोजन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ कि शीट इरोजन कहते हैं। जैसे क्या होगा, अब तीसरा विंड इरोजन की बात करेंगे। विंड इरोजन, ये तो पानी, गली इरोजन कौन करा रहा है? पानी करा रहा है। शीट इरोजन कौन करा रहा है? पानी करा रहा है। लेकिन एक और फैक्टर भी है यहाँ पे, विंड का फैक्टर। विंड भी क्या करता है, मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाता है। जैसे अगर ये पहाड़ है आपका, अब पहाड़ पे फॉरेस्ट सॉइल है, पढ़ा हमने फॉरेस्ट सॉइल, इस फॉरेस्ट सॉइल को क्या करेगा, हवा जो है ना ये अपने साथ बहा के आगे की तरफ लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से विंड इरोजन होता है। सॉइल इरोजन डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग की वजह से भी होता है। जैसे गलत तरीके से अगर आप प्लफिंग कर रहे हैं खेत का, प्लॉइंग गलत तरीके से अगर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जब आप पानी फील्ड में देंगे ना, तो जैसे प्लॉइंग जब करते हैं ना हम लोग, तो नाली बनाते हैं कुछ कुछ अपने फील्ड में हम लोग। ठीक है, अगर हम इस तरह से खेती बाड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी फसल यहाँ पे लग रही है इस तरीके से, तो यहाँ पे हम स्लोप बनाते हैं, एक तरफ ढलकाव बनाते हैं, ताकि हमारा जो मिट्टी है उस ढलकाव से मिट्टी नहीं सॉरी, जो पानी है हमारा उस ढलकाव से अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो वो बाहर की तरफ चला जाए पानी। लेकिन अगर गलत तरीके से अगर आप प्लोइंग करिएगा, मिट्टी गलत तरीके से कोड़िएगा, तो क्या होगा कि पानी जो है, पानी जो है अपने साथ साथ मिट्टी को भी बहा कर लेकर चला जाएगा। लाइक ढेर सारा पानी आप एक ही बार में इरिगेशन करा रहे हैं, तो वो पानी अपने साथ मिट्टी को भी बहाकर लेकर चला जाएगा। तो ये फैक्टर समझ में आया कि गलत तरीके से अगर प्लफिंग करेंगे, प्लॉइंग, तो उससे भी हमारा जो है इरोजन हो सकता है। ठीक, नाउ अब क्या क्या तरीका है हमें बचाने का। तो हमने एक प्लॉइंग के वजह से इरोजन देखा, विंड के वजह से इरोजन देखा, शीट इरोजन, गली इरोजन वाटर की वजह से देखा। तो कैसे बचाया जा सकता है? तो एक तरीका है कॉन्टोर प्लफिंग का। ना कॉन्टर प्लोइंग क्या होता है आपका, देखिए काउंटर प्लोइंग में क्या होता है, प्लोइंग along the counter lines can decelerate the flow of water down the slopes। क्या करना है आपको कि जो आपका काउंटर लाइन्स है, मतलब जहां पे आपको अच्छे से पत्थर वत्थर लगा दिए गए हैं, है ना, ये पहाड़ था, पहाड़ था, यहाँ पे पत्थर वत्थर लगा दिए हैं, इस तरीके से जमीन को काटते हैं, है ना, अब ये फ्लैट जमीन हो जाती है, तो यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, काउंटर बनाते हैं, बाधा बनाते हैं, किसी का भी बाधा बन सकता है, किसी भी चीज का। इधर यहाँ पे आप छोटे छोटे पौधे भी ग्रो कर सकते हैं, छोटे छोटे पौधे, या पेड़ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, या पत्थर भी लगा सकते हैं। अब ये सब क्या करेगा कि जब पानी आप इस पे पटाएंगे, पानी जब इस पे आप बहाएंगे, पानी जब आप इस पे पानी बहाएंगे, तो ये पानी मिट्टी को अगर अपने साथ लेके जा रहा है आगे, तो इस सारे काउंटर के वजह से, बाधा के वजह से, काउंटर मतलब बाधा, यहाँ पे मिट्टी जम के रह जाएगा और पानी आगे बह जाएगा। ठीक है, मिट्टी जम के रह जाएगा, पानी आगे बह जाएगा, तो मिट्टी आपका बच गया इरोड होने से।
ठीक है, तो ये हो गया काउंटर प्लॉविंग। आई होप समझ में आया होगा। तो स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेक टेरेसेस, मैंने आपको बता ही दिया। टेरेस कल्टीवेशन से इरोजन बच सकता है, यही जो स्लोप बना के जो हम कर रहे थे खेती, जो मैंने आपको समझाया। एग्जाम्पल के तौर पर आप वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस ले लीजिए। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में यही प्रैक्टिस की जाती है खेती करने के लिए। और क्या है कि जो बड़े बड़े फील्ड्स हैं आपके, इनको छोटे छोटे स्ट्राइप्स में बांटा जाता है। जैसे ग्रास का स्ट्राइप्स हो गया, जैसे आपका ये फील्ड है, अब यहाँ पे आप अपना यहाँ पे फसल उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, यहाँ पे फसल उगा रहे हैं। तो इस फसल के बीच में जो आप जगह छोड़ते हैं ना, उस जगह में आप घास उगा दीजिए, यहाँ पे घास उगा दीजिए। अब उससे क्या होगा कि घास जो है आपके मिट्टी को होल्ड करके रखेगा, ठीक है, मिट्टी को होल्ड करके रखेगा। और जो हवा तेजी से बहता है ना, हवा बहते हुए आता है इसके तरफ, उस हवा को भी कंट्रोल करेगा। तो हमने क्या किया, ये पतली सी स्ट्रिप में, इस पतली सी स्ट्रिप में हमने घास उगा दिया। उस घास की वजह से हमारा विंड का फ्लो कम हो गया। इससे हमारा जो मिट्टी है वो यहाँ से हटने से बच गया, यानी कि इरोजन होने से बच गया, इरोजन होने से बच गया। तो इस तरह के क्रॉपिंग को हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग जहाँ पे हमने स्ट्रिप में ये घास वगैरह उगा दी है, ठीक है। नाउ प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। आप पेड़ भी इसी तरह से, जैसे आपने यहाँ पे घास लगाया है ना, तो घास की जगह पे जब आप यहाँ पे पेड़ लगा देंगे तो हम इसको शेल्टर बेल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, शेल्टर बेल्ट। बस घास की जगह पे पेड़ लगा देना है आपको, ठीक है। अब ये जो शेल्टर बेल्ट है, ये हमारे सैंड ड्यून्स को, ड्यून्स मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, तो सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करता है डेजर्ट में। डेजर्ट में आपने देखा होगा कि इस तरह से ये आपका हो गया जमीन। अब बालू का इस तरह से आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स में भी यही, हम अगर शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे सारा बालू आकर जम जाता है। तो यहाँ पे हमारा सैंड ड्यून्स स्टेबलाइज होता है, फिर आगे उड़कर नहीं जाता है। विंड अपने साथ बालू लेकर आया, यहाँ पे पेड़ था तो पेड़ इसको यहाँ पे अपने पास जमा लिया, है ना, आगे नहीं बढ़ने दिया। तो हमारा सैंड जो है, सैंड ड्यून्स जो है वो स्टेबलाइज हो गया, यानी कि हमारा सैंडी सॉइल जो है हमारा, सैंडी सॉइल जो है हमारा, ये आगे बढ़ने से रुक गया, इरोजन होने से बच गया। सो फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कंजर्वेशन के तरीके बता दिए, सारा सॉइल का अच्छे से क्लासिफिकेशन हो गया इस वीडियो में। तो कंप्लीट चैप्टर आपका हो चुका है पूरा। अब आपको क्या करना है, ये जो जो भी क्वेश्चन है आपके दिए हुए, चाहे एमसीक्यू है आपका या फिर जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है। वर्ड लिमिट की आदत आप बांध लीजिए, क्योंकि अब आप क्लास 10th में, और क्लास 10th में जब आप एग्जाम देने जाएंगे सेंटर पे, तो आपको वर्ड लिमिट में ही आंसर करना है। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप इसको अच्छे से बनाइए क्वेश्चंस को। इवन मैंने आपको एडवांस लेवल तक समझाया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बस पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं, मैंने आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग एंगल भी दिया कि किस तरह से आपको सोचना है। चलिए ठीक है, फिर आपको अच्छे से अगर समझ में आया होगा पूरा वीडियो, पूरा सॉइल अच्छे से क्लासिफिकेशन वगैरह सब समझ में आया होगा, तो ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में फैलाइए वीडियो को, ताकि सबको क्लियरली सॉइल के बारे में, जो कि बहुत अंडररेटेड टॉपिक की तरह पढ़ाते हैं टीचर लोग, क्लियर नहीं करते हैं, तो सबको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय।